Hello students. Today we start History 5th chapter When People Rebel 1857 and After. लोगों ने जब विद्रोह किया 1857 में और उसके बाद की जो स्थिति है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को इफ़ेक्ट कर रही थी, चाहे वो राजा हो, रानी हो, ऑर्डिनरी पीपल हो, किसान हो, ज़मींदार हो या फिर जनजातीय लोग हों या फिर आदिवासी लोग हों, सोल्जर्स को, सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। तो उसी में देखते हैं नवाब लूज देयर पावर। नवाब्स की जो शक्तियाँ थी वो ख़त्म होती जा रही थी। उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इनकी जो टेरिटरी है उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. धीरे धीरे वो अपने अथॉरिटी और सम्मान सबको उनका खोने लगा था. रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स. रेजिडेंट जो कि ब्रिटिश एजेंट होते थे वो उनके कोर्ट में स्टैब्लिश हो गए थे और उनके पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर करने लगे थे. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, their armed forces disbanded, and their revenue and territory taken away by stages. Many ruling family tried to negotiate with the company to protect their interest. Negotiate बातचीत के थ्रू, अपने कंपनी से बातचीत के थ्रू अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, अपने हितों का संरक्षण करना चाह रही थी. जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड सन है वो उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उनके एरिया पर का राजा बने. लेकिन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिशर्स ने उनके एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था. इसी तरीके से नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा राव सेकंड के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने भी आग्रह किया था कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती है वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे. However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these pleas. अपनी superiority और वो इतनी confident थी और अपनी military power के कारण उन्होंने उनकी ये जो आग्रह थे या फिर इनके जो ये बातें थी वो मानने से इनकार कर दिया. इसी के थ्रू इन्होंने क्या किया, बाद में अवध को अपने कब्जे में कर लिया थ्रू द सब्सिडरी अलायंस. वहाँ पे मिस गवर्नेंस की बात कर कर उन्होंने अवध को अपने कब्जे में कर लिया था. इसके बाद द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड. उसके बाद वो मुगल डायनेस्टी को अपने कब्जे में करना चाहती थी, या यूँ कहें कि दिल्ली पर अपना कब्जा करना चाहती थी. उन्होंने मुगल के द्वारा जो कॉइन्स थे जिसपे उनके किंग का नाम लिखा होता था वो भी बंद कर दिए थे इन 1849. गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside. गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये कह दिया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से निकाल कर. In 1856, गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग and after his death none of his descendants would be recognized as the king. They would just be called prince. उन्होंने क्या कहा, कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी रूलर होंगे, आखिरी किंग होंगे. उनकी मृत्यु के बाद उनके कोई भी उत्तराधिकारी किंग के रूप में नहीं जाने जाएंगे, वो सारे ही राजकुमारों के रूप में जाने जाएंगे. द पीजेंट्स एंड द सिपाही, किसान और सिपाही. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. कंट्री साइड में किसानों ने और ज़मींदारों ने उनका जो हाई टैक्स लेने का तरीका था और जो कठोर तरीका था उसका विरोध किया था. रीसेंटेड मतलब विरोध करना. मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन. कई लोग जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे या लोन वापस नहीं दे पा रहे थे मनी लेंडर्स को, धीरे धीरे उनकी ज़मीन जो थी
वो उनसे छीनती गई थी, जिस पे वो काफ़ी समय से, जनरेशन से, अपने पुराने पुरखों से या फिर अपने पूर्वजों के समय से वहाँ पर खेती करते आ रहे थे, उनसे वो ज़मीन छीनती जा रही थी। इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट। इंडियन के सिपाही जो थे, जो कि कंपनी में काम करते थे, वो भी इनसे कई चीज़ों को लेकर असंतोष जाहिर कर रहे थे या फिर नाराज़ थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। वो उनके द्वारा दी जाने वाली वेतन भत्तों या सेवा शर्तें जो थी, उनसे काफ़ी परेशान थे या नाखुश थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर द वायलेटेड देयर रिलीजियन सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स। कुछ तो उनके रूल्स ऐसे थे जिसकी वजह से उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी। दैट कुछ लोगों का मानना था कि अगर उस समय में ये माना जाता था कि अगर वो समुद्र को पार करके जाते हैं तो ये उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होगा। दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। सो व्हेन इन द 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused follow the order. Through they agreed to go by the land route, क्योंकि उनका मानना था समुद्री रास्ते से जाने पर उनके धर्म का और जाति ख़त्म हो जाएगी या फिर उनकी धर्म या जाति के हिसाब से वो सही नहीं है। तो 1824 में जब उनको बर्मा भेजा जा रहा था बाय सी रूट, तो उन्होंने उससे के लिए मना कर दिया। दे वर सेवरली पनिश्ड, और जिन्होंने मना किया उनको पनिशमेंट मिला। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ। अब 1856 में 1824 में ये बात हुई कि उन लोगों ने मना कर दिया, तो 56 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर आपको कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, अगर आपको नौकरी दी जाती है सिपाही के रूप में, तो आपको जहाँ भी भेजा जाएगा आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और इसमें आपको ओवरसीज़ मतलब समुद्र के पार भी भेजा जा सकता है। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड इन टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही जो थे वो ग्रामीण एरिया में जो हो रहा था उसमें भी रिएक्ट कर रहे थे। सिपाहियों का जो था कि वो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था उससे भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनमें से कई जो थे वो पीजेंट भी थे, किसान भी थे, और वो सिपाही का काम भी कर रहे थे, और उनकी फैमिली जो थी वो विलेजेस में रहती थी। तो उनके साथ जो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उससे भी वो काफ़ी गुस्से में थे। रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म, सुधारों की प्रतिक्रिया। अब हमने देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे भारतीय समाज को काफ़ी असभ्य मानते थे, तो वो उसमें काफ़ी सुधार करना चाहते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, उसको सुधार की ज़रूरत है। लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ द विडो। उन्होंने कई कानून बनाए जिससे कि सती प्रथा को रोका जाए और इसके साथ ही विधवा विवाह को बढ़ाया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन देना उस समय में काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है, प्रोत्साहन दिया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 में कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को ये परमिशन दे दी कि वो फ्रीली अपना काम कर सकते हैं और इस एरिया में आप उनकी टेरिटरी में या उनके इलाके में लैंड ले सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं 30 में। और 1850 में अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ascendants. इसमें क्या किया गया, 1850 का एक नया कानून बनाया गया क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने के लिए, ईजी बनाने के लिए। कहा गया कि अगर कोई भी इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जो कि ईसाई धर्म को अपनाता है, तो उसकी जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें उसका अधिकार बना रहेगा। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। कई इंडियंस को ये लगने लगा कि वो उनके धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, साथ ही उनके जो सोशल कस्टम है, सामाजिक जो रीति रिवाज है, और ट्रेडिशनल वे जो उनका पारंपरिक तरीका है, उसको भी वो ख़त्म करना चाह रहे। तो उनके जो रिफॉर्म का काम था उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी
कह सकते हैं उनका हित निहित था ब्रिटिशर्स का, और भारतीय समाज के प्रति उनका जो भावना थी, तो उसमें भारतीय समाज में हिंदुत्व को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं वो बात सोच रहे थे, जिसमें क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे। अ म्यूनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी through the struggle between the rulers and the rule are not usual. Sometimes such struggles become quite widespread as the popular resistance, so that the power of the state break down. शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक है। इसके लिए वे सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति और हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोग संगठित होना पड़ता है और उन्हें संचार, आगे बढ़कर काम करना और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है, तभी वो लोग सक्सेस ले सकते हैं। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। और इसी तरह की सिचुएशन किस तरह की कि पीपल्स को लगने लगा कि उनका एक ही शत्रु है, वो है ब्रिटिशर। और इस तरह की जो सिचुएशन थी नदन पार्ट में इंडिया के हुई थी 1857 में। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन दैट स्टार्टेड इन May 1857। 100 सालों के राज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मैसिव रिबेलियन, एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जो कि स्टार्ट हुआ था May 1857 में, एंड थ्रेटेंड द कंपनीज वर प्रेजेंस इन इंडिया। और उसने जो कंपनी थी उसको हिलाकर रख दिया था। सिपाही मॉनिटेड इन several places beginning from Meerut, and the large number of people from different sections of the society rose up the rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonial in the 19th century anywhere in the world. इस तरह का जो ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जिसकी शुरुआत हुई थी May 1857 में। सिपाही जो थे उन्होंने विद्रोह शुरू किया था कई प्लेसेस से, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग भी उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। कई लोगों का मानना है कि ये सबसे बड़ा, एज द बिगेस्ट, सम रिगार्डेड इट एज ए बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस। कुछ का मानना था कि ये जो हथियारों के साथ में विद्रोह जो करने वाला कॉलोनियलाइज्म के खिलाफ है, उस बहुत बड़ा विद्रोह था 19th सेंचुरी का। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, जो विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था और दिल्ली तक पहुंचा। तो उसकी क्या सीक्वेंस रही? ऑन द 29th March 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू द डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। मंगल पांडे को मौत की सज़ा हो गई थी या फांसी पे लटका दिया गया था 29 मार्च 1857 को, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स पे अटैक किया था। और ये विद्रोह का जो शुरुआत थी, वो शुरुआत हुई थी एक कार्ट्रिज की वजह से, जिसका जो कि पिग और काऊ के फैट से बनी हुई थी। Meerut refused to do the army drill using the new cartridge, which were suspected of being coated with the fat of cow and pig. क्योंकि उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से पहले उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसको यूज़ करने से मना कर दिया था। 85 सिपाही वर dismissed from the service and sentenced to 10-year jail for disobeying their officers. This happened on 9th May. 20 मार्च को मंगल पांडे को सजा हो गई और 9th मई को जिन्होंने भी इसको यूज़ करने से मना किया, 85 सिपाही जो थे उनको जेल हो गई। On 10th May, the soldiers marched to the jail
in Meerut and released the imprisoned सिपाही। 10 मई को जो सोल्जर्स थे, बाकी जो सोल्जर्स थे वो मेरठ की जेल में गए और उन्होंने जो कैदी सैनिक थे उन सबको छुड़ा लिया। दे अटैक्ड एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया, उनको मारना शुरू कर दिया। दे कैप्चर्ड गन एंड एम्यूनेशन, एम्यूनेशन का मतलब गोला बारूद, एंड सेट फायर फॉर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर फॉर द ऑन द फिरंगीज। उन्होंने उनकी गन्स छीन ली, गोला बारूद छीन लिया, उनकी बिल्डिंग्स पे अटैक कर लिया, उनको उनकी बिल्डिंग्स को जला दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे छीन ली। और फिरंगीज कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू बीइंग एन एंड ऑफ देयर रूल इन द कंट्री। सोल्जर्स उनके रूल को ख़त्म करना चाहते थे कंट्री में। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेंट, लेकिन उनकी जगह यहाँ पर कौन राजा बनेगा, कौन रूल करेगा? तो इसका आंसर भी उन्होंने ढूंढ लिया था और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया था। द सिपाही ऑफ द मेरिट रोड ऑल नाइट ऑफ द 10th मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। 11 मई को वो लोग दिल्ली पहुँच गए। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, द रेजिमेंट स्टेशन इन द दिल्ली ऑल्सो रोज अप रिबेलियन। जब मेरठ से सिपाही आने की सूचना उनको मिली, दिल्ली में जो सिपाही थे उनको, तो उन्होंने भी अपना विद्रोह शुरू कर दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर को मारा गया, उनसे उनके हथियार छीन लिए गए, उनके गोला बारूद छीन लिए गए, बिल्डिंग्स जला दी गई। और ट्रम्पेट का मतलब होता है विजय। विजय सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड। रेड फोर्ट के पास में जो सोल्जर्स थे वो इकट्ठे हो गए एंड डिमांडिंग द मीट हिम, और बहादुर शाह जफर से मिलने की डिमांड करने लगे। द एम्पर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइट ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर्स persisted. They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर एज द लीडर। वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाना चाहते थे और इसके लिए वो रेड फोर्ट के आसपास इकट्ठे हो गए और वो बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते थे। पर बहादुर शाह जफर जो थे वो इसको हेड करना नहीं चाहते थे, लीडर बनना नहीं चाहते थे, लेकिन सोल्जर्स के फोर्स के कारण वो इस रिबेलियन का या इस विद्रोह का के हेड बने थे। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. उन्होंने सभी राजाओं को, सभी मुखियाओं को, देश के जितने भी इंडियन राजा थे उन सबको लेटर्स लिखा और उन्होंने कहा कि हमें एक संघ बनाना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। और उनका इतना सा जो स्टेप था, सिर्फ उनको लेटर लिखने का, जो राजा थे उन लोगों को लेटर लिखने का जो स्टेप था, उसका बहुत बड़ा मीनिंग था। उससे कई चीज़ें चेंजेस हुई लोगों के मन में, साथ में ही राजाओं के मन में भी। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड चीफ्टेंस कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। मुगल डायनेस्टी का रूल था बहुत बड़े पार्ट पे, और कुछ स्मॉल जो रूलर थे वो मुगल रूलर के बिहाफ पे रूल करते थे। थ्रेटन बाय द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल के एक्सपांशन से डरे हुए थे। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरी वंस मोर। तो बहादुर शाह जफर ने जो लेटर लिखा था उससे वो ये सोचने लगे कि अगर वो इस रिबेल में साथ देंगे या इस विद्रोह में साथ देंगे तो फिर से मुगल एम्परर का शासन हो जाएगा और वो फिर से अपने टेरिटरी पर, अपने इलाके पर फिर से शासन करने लगेंगे अंडर द मुगल अथॉरिटी। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं सोचा था। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिज वुड डाई डाउन। उन लोगों का सोचना था कि ये एक छोटा मोटा इशू है जो कि कार्ट्रिज की वजह से स्टार्ट हुआ है, ये थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन। पर बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था कि वो
इस रिबेलियन का लीडरशिप करेंगे, उससे सारी सिचुएशन चेंज हो गई। ऑफन व्हेन द पीपल सी अ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दैट दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथ्यूज्ड। जो पीपल थे वो अपने आप को प्रेरित और उत्साहित मानने लगे या फील करने लगे। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। और उनको इससे करेज मिला, साहस मिला, उम्मीद मिली, आत्मविश्वास मिला, और वो लोग पूरे जोर शोर से इस रिबेल में, इस विद्रोह में शामिल हो गए। ओके, रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. Read it again and do the question answer. Okay, bye.